हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि कोई भी जो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के बारे में भी हमने देखा था। उसके अलावा हमने लिमिटिंग रिएजेंट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा था, और उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे। ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल हम और करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आप इसको नोट करो और ट्राई करो कि कैसे हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन बहुत बड़ी है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आप रिएक्शन को देख के घबराए नहीं। आधे बच्चे तो क्या होते हैं, रिएक्शन को देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है। हमें वो नहीं करना है, हमें डरना नहीं है। ठीक है। रिएक्शन लिखी हुई है, आपको सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार बोल लेता हूँ। ठीक है ना। ये आपकी रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ Ki प्लस I2 प्लस 22 HNO3 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ HiO3 प्लस ट्वाइस ऑफ KiO3 प्लस 22 NO2 प्लस 10 H2O। ये आपकी रिएक्शन है। इफ 3 मोल्स ऑफ Ki, आपको Ki के कितने मोल दिए हुए हैं, 3 मोल। 2 मोल्स ऑफ I2 के कितने मोल हैं, 2 मोल। आर रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ HNO3, ये HNO3 आपका क्या एक्सेस में, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये है आपका एक्सेस। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ NO2। वॉल्यूम ऑफ NO2 आपको फाइंड आउट करना है एट एनटीपी। देखिए एनटीपी कुछ नहीं होता है, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है। जैसे एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वैसे एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। कभी कभी किसी बुक में क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो आप अपने को एनटीपी को भी सेम लेके चलना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में। मतलब एनटीपी मतलब आपका 1 atm प्रेशर और टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है। पहले एनटीपी यूज होता था, उसके बाद एसटीपी आया, और उसके बाद एसटीपी में भी प्रेशर 1 atm की जगह 1 बार यूज में ले लिया। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है उसमें। आपको एनटीपी को स्टैंडर्ड ही लेना है, एज ए मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एसटीपी काउंट करना है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है। ओके। देखिए आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा और पॉज करके ट्राई किया होगा। मैं एक बार और आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ। ट्वाइस ऑफ Ki प्लस I2 प्लस 22 HNO3 जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास फॉर्म होता है ट्वाइस ऑफ HiO3 प्लस ट्वाइस KiO3 प्लस 22 NO2 प्लस 10 H2O। ठीक है। ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन आपको दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपको Ki के कितने मोल दिए हुए हैं, 3 मोल, I2 के 2 मोल, और ये क्या आपका एक्सेस। तो एक्सेस से अपने को लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में आपके कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक है। देखिए ठीक है, ये आपके कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब हमें निकालना LR। अब लिख के मत निकालो, ऐसे वर्बली 3 मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। 2 इसका कोफिशिएंट 1, 2/1 मतलब 2। ये है 1.5 और ये है 2। LR कौन हुआ, लीस्ट वाला, मतलब ये आपका क्या है, LR। आगे ना वर्बली हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन होते जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, NO2। इन टर्म से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अपने को NO2 चाहिए। तो रिएक्शन की शक्ल को देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 2 मोल Ki के यूज आते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो आपके पास 22 मोल NO2 के फॉर्म होते हैं। ट्वाइस मोल Ki जब कंज्यूम होते हैं तो आपके पास 22 मोल्स किसके बनते हैं, NO2 के। ठीक है। अगर 1 मोल Ki का कंज्यूम होगा तो NO2 जो बनेगी आपके कितनी बनेगी, 22/2, दैट इज 11 मोल NO2। ठीक है। आपके पास है कितने Ki के मोल, 3 मोल। तो 3 मोल Ki जब कंज्यूम होगा तो आपके पास बनेगा 11 इंटू 3 मीन्स 33 मोल किसके, NO2 के। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है। हमें पता है एसटीपी पर जो हम एनटीपी यहाँ लिया हुआ है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। आपके पास कितने हैं, 33। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, 33 इंटू
22.4। इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करना है, सोल्व कर लेते हैं। 3 ये आपके पास आ जाएगा 739.2 लीटर, ये आपका वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है, तो आई होप आप केएलसी यूज़ नहीं करते होंगे। ठीक है ना, केएलसी को यूज़ नहीं करना अपने को कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में केएलसी अलाउ नहीं होता है। ठीक है ना, तो जितनी हो सके कैलकुलेशन को आप हाथों से करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कैलकुलेशन हमेशा एंड में करना है, बीच में नहीं करना है कहीं पे भी, हमेशा एंड में। क्योंकि एंड में करने पे क्या होता है, कभी कभी आपस में कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे लिए ईजी पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझदार होंगे। ठीक है ना, तो यह है आपका वॉल्यूम किसका, NO2 का, जो हमें एनटीपी पर मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन भी फिर ट्राई करो आप। ओके, देखिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, एलआर का कॉन्सेप्ट है ना, आपके आगे भी बहुत काम आता है। ठीक है ना, आगे वाले 11th 12th सभी जगह कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होता ही रहता है। ठीक है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द रिएक्शन 4A + 2B + 3C gives you A4 B2 C3। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको पूछा है what will be the number of moles of product form when 2 moles of A, 1.2 moles of B and 1.44 moles of C are used। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है, ट्राई करना है। रिएक्शन में लिख देता हूँ आपके लिए, 4A + 2B + 3C, इसकी रिएक्शन से बनता है आपके पास A4 B2 और C3। ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। आपको मोल्स दिए हुए हैं AB और C के, और आपको बनाना है कि जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल बनेंगे। ठीक है, मोल लिखो, क्या करो, LR फाइंड आउट करो, और फिर LR से प्रोडक्ट का मोल फाइंड आउट करो। ठीक है, पोज करो, ट्राई करो। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको LR फाइंड आउट करना है। इसको आपके कितने मोल दिए हुए, 2 मोल, B के कितने हैं, 1.2 मोल, और C के कितने आपके पास, 1.44 मोल। क्या फाइंड आउट करना है, LR। A के लिए 2/4 मीन्स 0.5। B के लिए अगर हम मोल फाइंड आउट करेंगे तो 1.2 डिवाइड बाई 2, ये आया 0.6, और C के लिए हम निकालें तो 1.44 डिवाइड बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ये आएगा 0.48। तो लिस्ट वैल्यू क्या है आपके पास, C की वैल्यू, मतलब यही आपका क्या है, LR। तो जितनी भी रिएक्शन कैलकुलेशन होगी किसके बेसिस पे होगी, LR। अब हम रिएक्शन की शक्ल को देख के हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 मोल C के यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, 3 मोल से आपके बनते हैं 1 मोल A4 B2 C3। ठीक है, 1 मोल से कितने होंगे, 1 मोल अगर आपका C कंज्यूम होता है तो 1/3 मोल। ठीक है, आपके पास है कितने मोल, 1.44, तो 1.44 मोल जब आप C का कंज्यूम करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1/3 इंटू 1.44, ये बनेगा 0.48 मोल A4B2C3। यही है आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपने अगर ट्राई किया होगा तो
आपको आया होगा आंसर ये, ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक इम्पोर्टेंट टर्म एक और पढ़ते हैं, वो है आपका परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या है ये हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं वो है आपका परसेंट यील्ड। क्या है आपका परसेंट यील्ड? कि परसेंट यील्ड, अब ये कौन सा नया टर्म आ गया? देखो नए टर्म तो आते रहेंगे क्योंकि 11th में आ गए हैं ना हम, तो नई नई चीज़ें तो आएगी, ठीक है ना, पुराना तो कुछ रहेगा नहीं, सब नई नई चीज़ें आएंगी। तो अपने को नई नई चीज़ें क्या करना है, सीखते रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है आपका, वो है आपका परसेंट यील्ड। क्या है आपका परसेंट यील्ड? कि परसेंट यील्ड क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। आप बाइक चलाते हो, ठीक है, कंपनी जो जब नई बाइक लॉन्च करती है तो वो उसका माइलेज बताती है। कंपनी में उसका बाइक का माइलेज बताया, ठीक है, ये बाइक थी, उसका माइलेज कंपनी ने बताया आपको कि ये 80 किलोमीटर चलेगी आपके पर लीटर। मतलब आपने 1 लीटर उसमें पेट्रोल डाला और वो गाड़ी आपके 80 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, अब आपने उसको चलाया सड़क पे, ठीक है। तो जब आपने उसको सड़क पर चलाया, ये तो क्या था आपका एक्चुअल, यह था आपका एक्सपेक्टेड, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड या थ्योरिटिकल। क्या बोल सकते हैं इसको? थ्योरिटिकल, थ्योरिटिकल अमाउंट, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्ट था कि आप उसको जब चलाओगे तो 80 किलोमीटर वो चलेगी 1 लीटर में। लेकिन जब आपने उसको चलाया रोड पे तो आपको पता चला कि वो तो 1 लीटर में केवल 60 किलोमीटर ही चली। कितनी? 60 किलोमीटर 1 लीटर में। जबकि आपको कंपनी ने क्या बोला था कि कितना चलेगी वो? 80 किलोमीटर। ये है आपका एक्चुअल। क्या है आपका? एक्चुअल, या फिर एक्सपेरिमेंटल भी हम उसको बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। जो हमने एक्सपेरिमेंट से थ्रू पता किया कि हाँ 60 ही चली, जबकि बोला कितना गया था? 80। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आपके बाइक का एक्चुअल माइलेज कितना है, या मैं कहूँ परसेंटेज में वो कितने किलोमीटर चली है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? 60 उसका अमाउंट जितनी चली डिवाइड बाई 80 जितनी चाहिए थी इनटू 100। इसको आप सोल्व करोगे, 4 टाइम्स ये गया, ये 5 टाइम्स गया, यहाँ से गया ये 15 टाइम्स, 15 5 जा 75%। मतलब चलनी चाहिए थी 100%, लेकिन कितनी चली है? केवल और केवल 75% ही चली है। यही होता है परसेंट यील्ड। क्या होता है? परसेंट यील्ड। मतलब हमें लगता है कि हमारा बनना चाहिए था प्रोडक्ट 100 किलो, कोई भी हमने रिएक्टेंट लिए और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो हमने कैलकुलेशन की उसकी, और हमारी कैलकुलेशन के थ्रू हमें आंसर मिला कि हमारा बनना चाहिए 100 किलो। लेकिन जब हमने एक्चुअल में वो बनाया तो 75 किलो ही बना, तो 25 किलो कहाँ गया? देखिए ये होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। ये किसी भी वजह से हो सकता है यील्ड का लॉस, ठीक है। या तो आपने ले जाते टाइम कहीं मटेरियल गिरा दिया, या कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसका लॉस हो गया, या फिर हमने एक रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो उससे एक प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन साथ के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट हो गया रिएक्शन में ही, एक तीसरा प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो क्या हो गया? कम हो गया, दूसरे बाई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से होता है आपका मटेरियल का लॉस। जो भी लॉस होता है वो किस में काउंट होगा? आपके लॉस में, ठीक है। इसीलिए उसका जो परसेंट यील्ड है 100% ना आके क्या हो जाता है? उसका बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन में। इसी को हम बोलते हैं परसेंट यील्ड, ठीक है। आई होप यहाँ इससे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से परसेंट यील्ड का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें कि परसेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बता सकते हो परसेंट यील्ड बराबर क्या होगा आपका? कितना आपने जो एक्चुअल अमाउंट हुआ आपका, जो एक्चुअल है या फिर एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय जो आपका एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल कितना है? 60, एक्सपेक्टेड कितना था? 80 एक्सपेक्टेड, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? थ्योरिटिकल।
मल्टीप्लाई बाई 100, इससे हम निकालते हैं आपका 100, ठीक है, परसेंट यील्ड। इसको हम सिंपल टर्म में भी याद रख सकते हैं। देखो इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्या करवाता हूँ, एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ यहीं पे, ठीक है। आपको CaCO3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, CaCO3 20 ग्राम, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन आप करवाते हो, इसको या हीट करवाते हो, तो आपको बनता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और सपोज करो ये 5 ग्राम बनती है CO2, ठीक है। अब हम, ये तो था आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है, कि आपने CaCO3 लिया, उसको हीट करवाया, आपको CaO मिला और CO2 गैस मिली, और CO2 गैस को जब आपने कैलकुलेट किया तो आया कितना आपका 5 ग्राम। ये है आपका एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल, ये वो अमाउंट रहता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, गिवन इन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हमने करवाया है नहीं, एक्सपेरिमेंट तो हम करवाते नहीं है पेपर में, तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। हम कौन सा बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल, कि कितना बनना चाहिए था, और ये हम किससे बताते हैं, स्टोइक्योमेट्री से। किससे? स्टोइक्योमेट्री से, कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइक्योमेट्री। जो आपको रिएक्शन दी हुई उसकी स्टोइक्योमेट्री से आप ये बता सकते हो कि हाँ इतना बनना चाहिए था, लेकिन कितना बना वो तो केवल आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेगा, जो हम करते नहीं, और वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 20 ग्राम आपने CaCO3 लिया, उससे आपको 5 ग्राम क्या बना, CO2, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि बनना कितना चाहिए था, तभी हम उसका परसेंट यील्ड निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन को हम देख के हम कह सकते हैं कि अगर इसका 1 मोल लेते हैं, 1 मोल, इसका 1 मोल, तो आपके CO2 जो बनता वो भी कितना बनता, 1 मोल। 1 मोल का मीन्स होता है आपका 100 ग्राम, CaCO3 के 1 मोल का वेट 100 ग्राम, तो CO2 कितना बनना चाहिए था आपका, 44 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास है कितना, 20 ग्राम, जैसे आपको 100 ग्राम में बनना चाहिए था आपके 44 ग्राम, तो 1 ग्राम में आपको कितना बनना चाहिए, 44/100 ग्राम, ठीक है। और आपके पास है कितना, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से आपको बनना चाहिए 44 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, ये आपके पास आएगा 20 से जाएगा 5 टाइम्स 5, 44 डिवाइड बाई 5, ये होगा आपके पास 8.8 ग्राम। तो ये वो अमाउंट है जो बनना चाहिए था, जो हमने कैलकुलेट किया किससे, स्टोइक्योमेट्री से, रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री से, कि इतना बनना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो कितना बना, 5 ग्राम ओनली। तो जो आपका 3.8 ग्राम वो क्या आपका लॉस है। यहाँ से हम परसेंटेज यील्ड निकालें, क्या निकाले, परसेंट यील्ड। क्या होगा वो, कितना बनना, 5 ग्राम डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था, 8.8 ग्राम इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लो, आपको परसेंट यील्ड मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो आप सिंपल तरीके से भी आप फॉर्मूले को लिख सकते हो। आपको ये याद नहीं रखना है एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंट, इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, सिंपल, परसेंट यील्ड मतलब कितना बना डिवाइड बाई कितना बनना चाहिए था इंटू 100। सिंपल याद रखना है अपने को, कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100। इससे याद रखोगे, इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगी, दिमाग नहीं घूमेगा कि ऊपर एक्सपेरिमेंट आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, एक्सपेक्टेड, कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100, ठीक है। देखो और वैसे भी आप कंफ्यूजन नहीं हो सकते, इसमें गलत आंसर नहीं आ सकता। देखो कितना बनना चाहिए था वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने उसको ऊपर ले लिया, मतलब आपने क्या किया, इसको ऊपर ले लिया, तो ये आएगा 8.8 डिवाइड बाई 5, और इसको नीचे ले लिया 5 को इंटू 100। यहाँ से आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास जो आएगा ये आंसर कितना आएगा, 440% आ जाएगा, मतलब और ज़्यादा आ जाएगा।
ये 440 नहीं, ये यहाँ से कैंसिल होगा कितने टाइम्स आपके, लगभग 5 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.7 से आसपास करेगा, और इंटू 100 करेंगे तो 170%। अब 170% तो यील्ड हो नहीं सकता, 100% तो ऊपर जाएगा नहीं, तो ये तो आपके आंसर आएगा गलत। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर गलत है, हमने वैल्यू क्या लिए, गलत लिए, उल्टी ले लिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, कितना बना डिवाइड बाई कितना बनना चाहिए था इंटू 100, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि आपको अगर परसेंट यील्ड निकालना हो तो, अगर क्या हो, अगर आपको क्वेश्चन में परसेंट यील्ड दिया हो तब आपको प्रोडक्ट या रिएक्टेंट निकालना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में परसेंट यील्ड दिया हो तो हम परसेंट यील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, इफ परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज गिवन, कि आपको परसेंट यील्ड दिया हो। इतनी देर तो हमने क्या किया, परसेंट यील्ड फाइंड आउट किया। अगर मान लो आपको दिया हुआ हो तो सपोज करो आपको, ये आपका इधर है रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। तो अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और आपको परसेंट यील्ड दिया हो तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट दिया है और उससे आपको रिएक्टेंट निकालना है तो परसेंट यील्ड का आप क्या करो, डिवाइड, परसेंट यील्ड से क्या करो, डिवाइड करो। देखें, आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपका है CaCO3, इसी को मैंने हीट किया और CaO बना और साथ में बना CO2। ठीक है, मुझे इसके CaCO3 के 5 मोल दिए हुए। ठीक है, मोल से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 मोल दिए हुए और आपको पूछा है CO2 कितना बनेगा। नॉर्मल कंडीशन होती तो हम कह सकते थे कि 1 मोल से आपके बनता है 1 मोल CO2, तो 5 मोल से कितना बनेगा आपका, 5 मोल। अगर क्वेश्चन में यील्ड नहीं दिया है तो, अगर आपको क्वेश्चन में यील्ड दे दिया है 80% यील्ड है, तब आपका 5 मोल नहीं बनेगा। कितना बनेगा, 5 मोल इंटू 80%, 80 मीन्स 80 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास आंसर आएगा कितना, 4 मोल। तो आपका बनना चाहिए था कितना, 5 मोल, बना कितना, 4 मोल। क्यों, क्योंकि जो आपकी रिएक्शन की यील्ड है वो कितनी है, 80% है, 100% नहीं है, 80% है, इसलिए आपका कम बना है। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या किया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए तो यील्ड को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जैसे अब इसी को अगर मैं उल्टा करूं क्वेश्चन को, यहाँ मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी रिएक्शन को, CaCO3 gives you CaO plus CO2, और इस बार आपको इसके 4 मोल्स में दे देता हूँ, या फिर सपोज करो इसके कितने दे दिए मैंने, 8 मोल्स। कितने दे दिए आपको, 8 मोल्स, और आपको पूछा कि CaO कितना बनेगा और परसेंट यील्ड आपको दिया है 80%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे नॉर्मल देखो, 1 मोल से इसके 1 मोल से ये बनता 1 मोल, इसके 8 मोल है तो ये भी कितना बनना चाहिए, 8 मोल। ठीक है, ये तो तब जब 100% होता है कितना, 80%। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या करो आप, डिवाइड करो, किससे, 80% से, मीन्स 80 डिवाइड बाई 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, कैंसिल करो, 10 यहाँ से गया ये 10, मतलब आपके CaCO3 के कितने मोल आ गए, 10 मोल। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए, तो इसके 10 मोल से कितना बनना चाहिए, 10 मोल। अगर ये 100% होता तो है कितना, 80%, तो बना कितना, 8 मोल, मतलब हमारा 10 मोल जो आंसर करेक्ट है एब्सोल्युटली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर परसेंट यील्ड दिया हो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर हम बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं 2-3, और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ओके, देखिए इसके ऊपर बेस्ट हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं 2-3, ताकि आपकी क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल करने से प्रैक्टिस होती है। न्यूमेरिकल करने से क्या है, अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है ना थ्योरी में, तो भी न्यूमेरिकल को देख के हम समझ सकते हैं
कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है आपका इफ 0.4 मोल PCl5 combines with 1.8 मोल H2O, ठीक है, if 65.7 gram HCl is formed, then calculate the percent yield of the reaction। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है परसेंट यील्ड। ये हमने अभी देख लिया था कि यील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इनटू 100। कितना बना क्वेश्चन ने दिया है 65.7 ग्राम बना है, कितना बनना चाहिए था वो हमें निकालना है। कैसे, रिएक्शन से निकालना पड़ेगा। रिएक्शन लिखिए PCl5 प्लस H2O, इस रिएक्शन से आपके बनेगा H3PO4 और साथ में बनेगा आपका HCl। ठीक है, रिएक्शन को देख के घबराना नहीं कि रिएक्शन नहीं आती मुझे, आपको एग्जाम में रिएक्शन या तो मिली उसमें लिखी हुई मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई इजी रिएक्शन होगी तो ही आपको नहीं मिलेगी, अदरवाइज रिएक्शन क्वेश्चन में आती है लिखी हुई। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे Cl5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 और 3 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 फास्फोरस 1 ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसके दिए हैं 0.4 मोल, ठीक है, इसके दिए हैं आपको 1.8 मोल, और आपको क्या निकालना है, इसका वेट दिया हुआ है कितना 65.7 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, इन दोनों में से LR निकालना है। सबसे पहले उस LR के बेसिस पे देखेंगे कि इसके कितने मोल बनने चाहिए, उस मोल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, वहाँ से हमारे पास ग्राम आ जाएंगे HCl के कि कितना ग्राम बनना चाहिए था, तो कितना बनना हमें पता है, कितना बनने चाहिए था हम निकाल लेंगे इंटू 100। ठीक है, पोज करके ट्राई करना चाहोगे, पोज करो, ट्राई करो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए LR कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 0.4 डिवाइड बाई 1 कितना है 0.4, 1.8 डिवाइड बाई 4 0.45, ये 0.45 ये 0.4, LR क्या है आपका PCl5। ठीक है, एक मोल से रिएक्शन को देख के हम क्या कर सकते हैं, इसके एक मोल से आपके बनता है 5 मोल HCl, कितना 5 मोल, तो इसके 0.04 ये 0.4 मोल से आपका HCl कितना बनेगा 0.4 इंटू 5 मीन्स 2 मोल, और 1 मोल का वेट होता है HCl का 36.5, 2 मोल का कितना हुआ 73 ग्राम। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में करना स्टार्ट करो, धीरे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंट यील्ड बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना बना 65.7, कितना बनना चाहिए था 73 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए, आपको आएगा आंसर 90%। ठीक है, तो मतलब परसेंट यील्ड क्या है आपका 90% आएगा। ठीक है, आई एम श्योर ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं। ठीक है ना, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मास of CO2 will be formed by heating 10 gram CaCO3 with 40% yield of the reaction। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
इसमें आपको क्या है, यील्ड दी हुई है, यील्ड पहले से दी हुई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, CO2 का मास की कितनी बनेगी। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो आई एम श्योर आपको ये रिएक्शन अब याद हो चुकी होगी कि ये बनेगा आपका CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, ये भी आपका सॉलिड। यील्ड कितना है आपका 40%, ठीक है। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म, इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। हीटिंग 10 ग्राम, इसका कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम से इसका मोल निकालो, कितना आएगा 0.1 मोल, ठीक है। कितना बनेगा CO2 निकाल लेते हैं। इसके 1 मोल से कितना बनता 1 मोल, 0.1 से कितना बनेगा 0.1 मोल। कब, जब यील्ड कितनी होती है 100%, है कितनी 40%, तो बनेगा कितना 40/100। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो यील्ड का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा आपके पास 0.04, ये हुआ मोल। आपको क्या निकालना है मास, क्या करो इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसके मोलर मास से। कितना होता है CO2 का मोलर मास 44, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.76 ग्राम। यही है आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आया है ना। देखो एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन भी नोट करो और ये क्वेश्चन भी ट्राई करो, ठीक है, दोनों हम एक साथ करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 required, calculate the mass of KClO3 required to produce 1.49 gram KCl, 1.49 gram KCl with 40% yield, with 40% yield of the reaction। आपको yield कितनी दी हुई है 40%, ये आपको निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओके, देखो जब मैं बोलता हूँ ना वीडियो को पॉज करो, तो वीडियो को पॉज करना है आपको, ठीक है ना, और ट्राई भी करना है, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, क्या कह रहा है आपको KClO3, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आई एम श्योर ये आपको ये रिएक्शन भी याद हो गई होगी, KCl + 3O2, ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3, इसका मास आपको फाइंड आउट करना है, और इसका मास आपको दिया है कितना 1.49 ग्राम, ठीक है, 40% यील्ड। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको इसके बारे में दिया हुआ था, रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इस बार आपको प्रोडक्ट के बारे में मास दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है रिएक्टेंट का मास, मतलब आपको उल्टा जाना है। तो यील्ड का क्या होता है डिवाइड, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो यील्ड का मल्टीप्लिकेशन होता है, जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में मास फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे यील्ड का डिवीजन, ठीक है। देखो सिंपल, यहाँ से इसके मोल निकाल लो, 1.49 मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा KCl का 74.5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर कितना आएगा 1/50, 1/50 मीन्स आपके 0.02 मोल, ठीक है, कैलकुलेशन है। अब रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 0.2 मोल के लिए इसका रिक्वायरमेंट कितना होगा 0.02 मोल का। कब, जब यील्ड कितना हो 100%, यील्ड है कितना 40%, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 40/100, 40% हो गया। सॉल्व करो, 0.02 डिवाइड बाई 40, 100 ऊपर जाएगा, ये 100, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे डिवाइड में 100 आएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल, कितना बचा 2/40, 2/40 कितना होता है 1/20 मोल, ये है आपका 1/20 मोल। आपको क्या निकालना है मास, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, किससे मोलर मास से। मोलर मास कितना होता है KClO3 का 122.5,
देखिए आंसर आएगा 6.125 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो आई एम श्योर ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है, ट्रिकी है, ठीक है ना। तो जब आप थर्ड क्वेश्चन करोगे ना, तो आप दोबारा अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे तो आपको लगेगा यार फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो ईजी लगने लगेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना, कि आ नहीं रहा है। जब आप फिफ्थ पे पहुंचोगे तो आप जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो ईजी है, ठीक है ना। हुए नहीं, क्यों नहीं हुए, वो नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो, होंगे क्वेश्चन बनेंगे, आज नहीं तो दोबारा ट्राई करो, बनेंगे आपसे, ठीक है। इसको नोट करो। फिर हम इसके एक और नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं, वो होती है आपकी परसेंट प्यूरिटी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका परसेंट प्यूरिटी के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको परसेंट प्यूरिटी के बारे में क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका परसेंट प्यूरिटी। परसेंट प्यूरिटी क्या होती है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देख लेते हैं कि परसेंट प्यूरिटी, लास्ट टर्म था परसेंट यील्ड, अब है आपका परसेंट प्यूरिटी। परसेंट प्यूरिटी, देखो परसेंट प्यूरिटी में क्या होता है, आपको एक सब्सटेंस दिया हो रहता है, ठीक है। सब्सटेंस उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो प्योर सब्सटेंस होगा और कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी, तभी जाके वो आपका, उसमें हम क्या निकालेंगे, प्यूरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस रहेगा, क्या रहेगा आपका, इम्प्योर सब्सटेंस। अब इस इम्प्योर सब्सटेंस में आपको प्योर सब्सटेंस भी रहेगा, ठीक है। और इसी में आपके पास रहेगी इम्प्योरिटीज, क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज। तो होता क्या है, अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है प्योर सब्सटेंस की, उसमें प्योर सब्सटेंस कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। इसके लिए सिंपल होता है, देखो प्योर सब्सटेंस को हम कैसे भी बता सकते हैं। इसका अगर हम निकालना हो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला होता है आपका परसेंट प्यूरिटी का, जो आप लोगों को आई एम श्योर आप नॉर्मल भी बता सकते हो कि मास कितना लिया हुआ है। हम निकाल सकते हैं मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू आपको क्या करना है 100, ठीक है। ये है आपका परसेंट प्यूरिटी का फॉर्मूला, जो हमने मास परसेंट में यूज में लिया था। किसी भी एक एलिमेंट का मास कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी कंपाउंड में मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस टोटल मास इनटू 100। तो वही सेम का सेम फॉर्मूला है, कोई इसमें लोड नहीं लेना है, परसेंट प्यूरिटी ये होगी। तो इनको सोल्व हम कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, मतलब एक कहानी दी जाएगी, ठीक है। उस कहानी के अनुसार अपने को काम करना है। हमें केवल ये याद रखना है कि आपको जो रिएक्शन दी जाएगी उस प्रॉब्लम में, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमेशा प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर देगी, नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन रिएक्शन ओनली pure substance will participate आपको केवल और केवल किसको, प्योर सब्सटेंस को ही पार्टिसिपेट करवाना है रिएक्शन में। आपकी जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यही इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ और फिर हम उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, या फिर ऐसा करो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि कैसे हम इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है 20 ग्राम KClO3 on heating
gives 7.45 ग्राम KCl along with ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंट प्योरिटी। कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ KClO3, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। KClO3 क्या बनेगा आपका? KCl प्लस 3O2, ये आपके हो गए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है आपका? 20 ग्राम, ये इसका है 20 ग्राम। जब इसको हम हीट करते हैं तो आपको 7.45 ग्राम, कितना? 7.45 ग्राम KCl मिलता है अलॉन्ग विथ O2। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है प्यूरिटी। सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है परसेंट प्यूरिटी। अब देखिए ये क्या है आपका? इम्प्योर सब्सटेंस है। ये जो आपका 20 ग्राम है, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ। अब बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन है, इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा KClO3, क्या ये पूरा टोटल 20 ग्राम पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, इसमें केवल पार्टिसिपेट कौन करेगा? प्योर सब्सटेंस। कौन? प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योरिटीज होगी कुछ ना कुछ, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम जो भी हो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसका x ग्राम क्या करेगा? आपका पार्टिसिपेट करेगा। वही x ग्राम अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब अगर हम मास से जाएं तो मास से भी जा सकते हैं, मोल से भी जा सकते हैं। इसके अगर हम मोल निकालें, यहाँ से इसके मोल निकाल लेते हैं। इसके मोल कितने होंगे? 7.45 मास अपॉन मोलर मास। KCl का मोलर मास कितना है? 74.5। तो यहाँ से इसका 0.1 मोल आता है, ये आपका 0.1 मोल। अब रिएक्शन को देख के मैं कह सकता हूँ कि इसके 2 मोल से आपके 2 मोल प्रोड्यूस होता है, तो इसके 0.1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इसका कितना चाहिए? 0.1 मोल। ठीक है, इस मोल को हम क्या करेंगे? मास में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल को मास में कैसे डिवाइड करेंगे या फाइंड आउट करेंगे? मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। KClO3 का मोलर मास अब तो याद हो गया होगा आपको, कितना होता है? 122.5। देखो कभी कभी क्या है, ऐसी चीज़ें हमारे लिए ये अच्छी भी होती है। अगर हमें डायरेक्ट अगर मास भी फाइंड आउट हो तो एग्जाम में टाइम बचता है। ठीक है ना। तो यहाँ से मास आएगा आपके पास 12.25 ग्राम। मतलब इस रिएक्शन में KClO3 कितना पार्टिसिपेट किया? 12.5 ग्राम। अपने को टोटल कितना दिया होता? 20 ग्राम। तो इम्प्योरिटीज हो गई जो बची हुई थी। तो यहाँ से अगर हमें परसेंट प्यूरिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे हम? 12.25 जो पार्टिसिपेट किया डिवाइड बाई टोटल 20 इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 61.25%। मतलब ये जो आपका सैंपल था वो कितना प्योर था? 61.25%। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंट प्योरिटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लास्ट इसके ऊपर बेस्ट, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है ए 20 ग्राम impure sample of NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आपको दिया हुआ है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स, क्या है आपको? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स 2.27 लीटर CO2। आपको 2.27 लीटर CO2 मिलती है। ठीक है, 8 STP। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ द सैंपल की क्या फाइंड आउट करनी है आपको? परसेंट प्योरिटी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, इसको जब भी हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, 9th या 10th की रिएक्शन है।
कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें बनता है Na2CO3, साथ में मिलती है CO2 और साथ में मिलती है आपकी H2O। ये दोनों गैसेस फॉर्म में रहेगी, ठीक है। ये ट्वाइस, ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। Na2CO3 बनता है CO2 प्लस H2O। अब आपको क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम इम्प्योर सैंपल। 20 ग्राम क्या इम्प्योर सैंपल है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स 2.27 लीटर, ये आपका 2.27 लीटर। STP, अब देखो STP बोल दिया, एक मोल के लिए STP जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर। यहाँ पे 7 है ना, तो 22.7 लीटर। तो इतना वॉल्यूम के लिए इसके मोल निकाल लो, क्या आएगा 2.27 डिवाइड बाई 22.7, मतलब 0.1 मोल। इसका कितना है 0.1 मोल, ठीक है। प्योरिटी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके 2 मोल से आपके बनती है 1 मोल CO2, इसका 0.1 मोल है तो इसका कितना रिक्वायर्ड होगा 0.2 मोल। इसके 1 से बनता है 2, या इसका जब 1 मोल बनता है तो ये कितना कंज्यूम होता है 2 मोल। तो इसका अगर 0.1 मोल बना है तो इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा 0.2 मोल, ठीक है। इसका मास निकाल लो यहाँ से, मास कितना है 0.2 इंटू इसका मोलर मास, NaCO3 का मोलर मास 84, ये आपके पास आएगा कितना 16.8 ग्राम। मतलब इस रिएक्शन में Na2CO3 कितना पार्टिसिपेट किया है 16.8 ग्राम। अपने पास कितना सैंपल था 20 ग्राम। परसेंट प्यूरिटी समझदार हो आप लोग, कैसे निकालोगे 16.8 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये आ गया आपके पास 84%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज प्यूरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ नई चीज़ें भी दिखी होगी। परसेंट यील्ड देखा है हमने, परसेंट प्यूरिटी भी देखी है। तो नई टर्म है तो घबराना नहीं है, नई टर्म आएंगी। अब हर दिन नए लेक्चर है तो नई टर्म आएगी, सही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखना है, अच्छी तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को। जो न्यूमेरिकल करवाए हैं अगर नहीं आते हैं तो दोबारा से उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।